ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 लगातार देख रहे हैं आप, और इस चुनावी जंग में कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ताजा अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज हो गया है, क्या कुछ माहौल है, सियासी समीकरण क्या है, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका दुबे जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका दुबे, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने काफी जोर आजमाया मध्य प्रदेश में, तमाम दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश की धरती पर भेजा गया, खुद प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सभी वहां पर बार बार आए और प्रचार प्रसार करते हुए चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आए। लेकिन आज जो है परीक्षा की घड़ी है, कार्यकर्ताओं की मेहनत, दिग्गजों की मेहनत कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, चुनाव समय की तरह अगर हम कहते हैं क्या है, तो हर इंसान को 100% की जनता तय करे। लेकिन हमें कहें कि अगर भारत की 5वें स्थान पे जिस तरह हम पहुंचे हैं, तो श्री राम जन्म से संबंधित हो सकता है, 3 तलाक संबंध हो या नाथबंदी करें, चाहे सम्मान निधि की बात, शिक्षा की भी भारत की चर्चा की जाती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने देखते हुए हमें पूरी चलिए ठीक है प्रियंका जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, कांग्रेस पार्टी कितने दमखम से इस चुनाव में उतरी हुई है, कितने आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर? देखिए, हमारा जितना ताकत था वो हमने पूरा लगाया और हमारे साथ जनता ने भी ताकत लगाई। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस बार हम लोग मजबूती के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी इस बार जब वोट डालने जो जा रहे हैं वोटर, वो खुलेआम कह रहे हैं कि इस बार हम जो बटन पिछली बार दबाई थी, तो जैसे ही उन्होंने कमल की बटन दबाई, तो जो आर्मी का 40-45 साल तक नौकरी करने वाला था वो 4 साल का हो गया। 70 रुपए का पेट्रोल जो था वो 100 रुपए के ऊपर हो गया। जो 200-250 में लाइसेंस बनता था वो हजारों में चला गया। जो गांव में ट्रैक्टर जो किसान खरीदते थे 6-7 लाख का, वो 9-10 लाख का हो गया। बेरोजगारी 45 साल से ज्यादा ऊपर हो गई। किसानों को 15 साल में सबसे न्यूनतम दाम इस बार किसानों को मिले हैं। बेरोजगारी चरम पर है। उसके बाद में इंडस्ट्री के लोग जीएसटी से परेशान है, नोटबंदी से गांव के लोग परेशान है। तो तमाम जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से नाराज है और उसका जो परिणाम है हमको देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम ताकत, जो भारतीय जनता पार्टी की शक्तियों के रूप में गिना जाता है, ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस, प्रशासन, पैसा, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, तमाम तरह की जो इनकी शक्तियां लगाई थी, वो शक्तियों को हमारी जो देश की मतदाता रूपी शक्ति है उसने ध्वस्त कर दिया है। और आज का जो परिणाम और आज का जो उत्साह हमारे को मतदाताओं में देखने को मिल रहा, उससे ये सुनिश्चित हो गया है कि भाजपा वो जो 400 पार का जो आंकड़ा दे रही थी, उसमें आप भागित 4 कर दीजिए, अब 100-150 के करीब आने वाली है। जनता ने यह तय कर लिया है कि अब हमें ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों को न्याय दे सकती है, किसान मजदूरों को न्याय दे सकती है, गरीबों को न्याय दे सकती है, महिलाओं को न्याय दे सकती है, युवाओं को न्याय दे सकती है। इसलिए हम, मेरी बहन, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट है और आज का जो रुख आ रहा है उससे हम काफी खुश हैं। बिल्कुल, पॉइंट्स बता दिए हैं केदार जी ने। प्रियंका जी, पहले तो अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया था। इसके साथ ही ये भी बताइए, केदार जी के जो आरोप हैं उसका जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उत्साह से लबरेज नजर आ रही है, कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। बिल्कुल जरूरी है इनकी बातों के जवाब देना, क्योंकि 7 मार्च को जब हमारे यहाँ चुनाव हो सकता है केदार भाई साहब भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने पहुंच जाए। महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो 2014 से पहले 10% महंगाई दर जो हुआ करती थी वो जनता ने बहुत ध्यान से देखी है। और आज कोविड जैसे वैश्विक समस्या के बाद भी जो 6% से भी कम पर सीमित की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। आज बेधड़क तरीके से 8 कतर से भारतीय नौसैनिक जो सुरक्षित वापस भारत आते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि उनके घर वाले कितने प्रसन्न होते हैं। जिस तरह से अभिनंदन को तोड़ा जाता है और गर्व से वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये भारत
की सड़कों के मजबूत होते इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो आपने खुद ने भी देखा हो कि गाँव गाँव तक जो सड़कों का जाल दिख गया है, जिसके कारण आज हम लोग गाँव गाँव तक जाके प्रचार कर पा रहे हैं। वहाँ जाना भी संभव नहीं हो पाता था, परंतु आज व्यक्ति हर गाँव तक पहुंच पाता है। गाँव से पलायन कम हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी 100%, और कब हुआ है 70% तक हमारा आवागमन गाँव तक पहुंच चुका है। तो ये जो आज हमारा मजबूत भारत हो जा रहा है, जिसमें हमने देखा है लोगों को पैंडेमिक के समय घर तक अनाज पहुंचा है, घर तक वैक्सीनेशन पहुंचा है, यही हमारी उपलब्धि है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जनता जब वोट डालने जाती है। ठीक है, तो केदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दे दीजिए केदार जी। जी, मेरी बहन ने मजबूत भारत की बात कही है। किस मजबूत भारत की बात कर रही हैं आप, जो जहां पर डॉलर का भाव 83 रुपये हो चुका है? किस मजबूत भारत की आप बात कर रही हैं, जहां पर चीन लद्दाख में आके गांव बसा रहा है, असम और उधर हमारे लोगों को परेशान कर रहा है? किस मजबूत भारत की आप बात कर रही हैं बहन, जहां बांग्लादेश से कम हमारी आय हो चुकी है? आपने बड़ी बड़ी बातें कही है। आपने कहा किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। आपको मालूम है 67% किसानों को सम्मान निधि मिलना बंद हो चुकी है। बहन, आज देख रही हैं आपने मजबूत भारत की बात कही है। आप देखिए डेटा उठा के, डंकी प्रोसेस के तहत हमारे जो नौजवान हैं वो विदेशों में जा रहे हैं, बाउंड्री पर, देशों की अलग अलग देशों की बाउंड्री पर वो मारे जा रहे हैं, उनको देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आप मेडिकल सेक्टर की बात देख लीजिए, आपने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और न जाने किन किन चीजों की बात कही थी। जो डेटा आए हैं उसमें आप देखिए बेरोजगारी में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं आपको टॉप इंस्टीट्यूट की बात कह रहा हूँ जहां पर मेरी पहचान के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 3% प्लेसमेंट हुआ करता था, 4% प्लेसमेंट हुआ करता था, वहां पर 50% प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में जो मोदी सरकार है वो कर्जा ले रही है, दे रही है। ठीक है, आप दोनों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, दोनों बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। सुरेश जी, थोड़ा पत्रकारों के भी सुन लेते हैं। सुरेश जी, दोनों पत्रकारों को आपने सुना, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या बोल रही है ये आप बताइए। जिस प्रकार का आश्वस्त होने का प्रभाव दोनों बड़े नेता दिखा रहे हैं प्रवक्ता के रूप में, तो हम लोगों के लिए तो ये एक अच्छी बात है कि यदि मान लो दोनों ही पार्टियां जीत के प्रति इतनी आश्वस्त हैं तो बहुत अच्छी खुशखबरी है ये एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस का नेतृत्व इतना भारी भारत के बारे में निराशाजनक सोचता है तो बहुत ही चिंता की बात है कि सब कुछ ही गड़बड़ हो गया, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है। मतलब ये समझ लो कि हम 75 वर्ष के भारत में कहाँ खड़े हैं कि हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर 75 वर्ष में तैयार ही नहीं करा, जिसके कारण आज हमारे मन में इतनी निराशा के भाव आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस पर ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, यदि राजनीतिक दलों के लोग मुझे पूरा भूमिका में बैठे हैं, आपको न्याय बोलना पड़ेगा। आप एक तरफा बात नहीं कर सकते हो, एक तरफा बात बिल्कुल नहीं करने दूंगा। जब मेरा पहले उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए केदार जी। शर्मा जी क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं उन्हें, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। मैं यदि आपकी आलोचना करता हूं तो आप मेरे जवाब दे दीजिए, यदि मैं भाजपा की आलोचना करता हूं तो भाजपा वाला जवाब दे देगा। लेकिन आपको ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना कि भाई आप कह रहे हो कि चीन के अंदर भी ऐसा लद्दाख में कर लिया और ये कर लिया, तो ये खबरें हमारे पास भी तो आती होंगी ना। तो क्या आप जो है इतने बड़े चैनल के मतदाताओं को या इतने बड़े चैनल के श्रोताओं को वो सुनवाना चाहते हैं जो देश में नकारात्मकता पैदा करेगा? यदि आपके मन में ये भाव है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बिल्कुल करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बात करना अगर नकारात्मकता है, किसानों के ऊपर बात करना आप किसानी के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, आप बता दीजिए सर। किसानी के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, मेरे से आर्गुमेंट खूब करिए खुल करके, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन आप बताइए, जिस मनमोहन सिंह जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया, आज जो है आप ये वादा कर रहे हैं कि आप जो है उसका कानून बना देंगे एमएसपी पर। जो 113 बहस करके उगलवाना चाहते हैं, फिर मेरे से बहस करके आप जो है ऐसी बातें क्यों उगलवाना चाहते हैं जो आपकी बातें। केदार जी, बार बार आपको कह रही हूँ, आपसे आपके पास में आऊंगी, जवाब आपका लिया जाएगा। पहले सुरेश शर्मा जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरी बातें मुझे कहने दीजिए, जो मैं कहने के लिए चाहता हूं। मैं आपसे मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है या भाजपा से मेरी क्या दोस्ती हो सकती है? मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं जो मुझे समझ में आ रही है। मैंने जो देश को देखा है,
अब आप देखिए, अभी थोड़ी सी देर पहले हम लोगों ने एक खबर बनाई, भारत का प्रधानमंत्री दमोह से भाषण देते हुए ये कह रहे हैं कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो हम फिलिस्तीन को देने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो रवाना हो जाएगी, और आप ये कहते हैं देश में नकारात्मकता है। ये एक बड़ा सोच है, इस सोच को चेंज करिए। और मैं यही मेरी बात का तर्क था कि ये देश जो है इस समय दो चीजों को चुन रहा है। पहला ये चुन रहा है कि क्या गठबंधन की सरकारों की तरफ वापस देश को जाना चाहिए या किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत की सरकार देना चाहिए। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, आप विद्वान है, मैं आपको जानता हूं। आप ये सोचिए, कांग्रेस मुझे जवाब देने दीजिए। कांग्रेस 240 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, स्पष्ट बहुमत पर कैसे आ जाएगा? में गठबंधन नहीं है क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप? मतलब इस तरीके से मीडिया में ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना पढ़े लिखे आ गए और आप ही सबसे अच्छी बातें करेंगे। एनडीए का गठबंधन है या नहीं, आप ये बताइए ना सर। आप पूरे एक चैनल पे बैठे हैं, एक नेशनल न्यूज चैनल पर बैठे हैं, आप एक पत्रकार के रूप में बैठे हैं, एक आप न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं, और आप एक तरफा बातें करें। एनडीए का गठबंधन है या नहीं है, बताइए आप। एनडीए क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा बहुमत की सरकार, एक दल का बहुमत। एक जमाना था कांग्रेस की एक दल के बहुमत की सरकार होती थी, उसके बाद जो है वो जो डिसीजंस होते थे वो प्रभावशाली होते थे। आज जो है कांग्रेस का गठबंधन और भाजपा के गठबंधन में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार बना रही है। आप इतना समझते हैं, पॉलिटिकल टिप्पणियां करके बात भटकाइए मत। यदि आप इस तरीके से मत गुमराह करिए, आप इस तरह गुमराह मत करिए। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। केदार जी, मैं आपको नाम दिलाना मुझे ये सब बोलने के लिए प्रेरित किया है ना, प्रेरणा आपने दे दी। आप यदि मुझे छेड़ते नहीं तो मैं ये सब बातें नहीं बोलता, मैं तो कुछ और बोलने वाला था। अच्छा केदार जी, खिलाफत एक तरीके से आप सुरेश जी की कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। मेरा एक सवाल है केदार जी आपसे, 583 कुल मिलाकर सीटें हैं देश भर में। आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे हैं, ये सबसे पहले क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है काफी खराब नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का गठबंधन बनाया कि नहीं बनाया? दोनों लोगों ने अपने अपने दो विचारधारा के रूप में गठबंधन बनाया। अभी हम 230-35 के ऊपर खड़े हैं, आगे और हमारी डिक्लेयर होती जा रही है। हमारा आज भारत में सबसे मजबूत अगर कोई नेतृत्व है तो वो इंडिया के पास में, इनके पास बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ सिंगल मोदी ब्रांड के नाम पे चल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नकारात्मकता की बात। आप इनसे पूछिए ना, क्या रोजगार पे बात करना नकारात्मक है? आज जो ये मिसाइल जा रही है, इस मिसाइल चुनाव लड़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि का निर्माण कब हुआ? जब आप देश में पूरी संस्था, आपने रेल बेच दी, उसके बाद आप वकालत कर रहे हो। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों दल जो है वो गठबंधन के साथ में लड़ रहे हैं। सवाल ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर आश्रित है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ये चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता पे विश्वास करती है और अपनी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें गठबंधन की, या जो सरकारें हैं वहाँ पे गठबंधन है, वहाँ गठबंधन है भी, जहाँ नहीं है वहाँ हमारे कैंडिडेट उतारे गए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग अलग अभियान चला करके जनता के बीच में अपना संपर्क स्थापित रखा, चाहे वो लाभार्थी बंधन अभियान हो, चाहे गाँव चले अभियान की बात कर लीजिए आप, या दूसरे भी अभी जो चल रहा है बूथ विजय अभियान, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ के माध्यम से पन्ना प्रमुख और त्रिदेव बना करके भी जमीनी स्तर तक जनता के बीच उपलब्ध रही, लोगों के बीच में संवाद स्थापित रखा, और उस संविधान उन्हीं के संवाद के साथ में, उन्हीं सुझावों के साथ में हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया। तो इस माध्यम से जो संवाद बना रहता है, जो कम्युनिकेशन भारतीय जनता पार्टी और वोटर्स के बीच में बना हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि उन कार्यकर्ताओं की मेहनत पूरी तरह से मतलब सफल होगी और केंद्र के नीति निर्देश के अनुसार हम 700 पार पूरी तरह से कर पाएंगे। ठीक है प्रियंका जी। सुरेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि जो आम चुनाव है मुद्दों से भटक गया है? आम लोगों की जो मेन मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पर कोई भी दल बातचीत नहीं करना चाहता। चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसके साथ ही अलग ही तरह के एंगल दे दिए जाते हैं आजकल चुनाव को। देखिए, चेहरों पर चुनाव पहली बार नहीं लड़े जा रहे, चेहरों पर चुनाव इससे पहले भी लड़े जाते थे।
इंदिरा जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, अटल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, ऐसा नहीं है। राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है कि राजनीति को, अब मैं थोड़ी फिलॉसफी वाली बातें कर लेता हूं क्योंकि केदार जी नाराज नहीं हो। राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि पहले राष्ट्रीय नेता होते थे और अब दलों के नेता हो गए, अब क्षेत्रों के नेता हो गए। जो राजनीति में व्यापक स्वरूप राष्ट्रीय नेतृत्व का होता था कि एक व्यक्ति के बारे में कभी ये नहीं कहा जाता। अब मैं राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक दौर हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के नेता होते थे, इंदिरा गांधी देश की नेता होती थी, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की नेता हो गई और नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी, सॉरी नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर, आडवाणी जी भाजपा के नेता हो गए। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि आडवाणी जी को देश का नेता कहा गया हो या सोनिया गांधी को देश का नेता कहा गया हो। तो राजनीति में लोगों को प्रेरित करने के लिए या लोगों के मन में विचार जागृत करने के लिए जो क्षमता लीडरशिप में होती थी, वो लीडरशिप की क्षमता घट गई। मैंने एक बार अर्जुन सिंह जी से सवाल पूछा और उनसे मैंने कहा कि एक जमाना था कि हम नेताओं को आइकॉन मानते थे, अब फिल्म स्टारों को आइकॉन मानने लग गए, इसमें आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? हालांकि उन्होंने इसका कोई बहुत विस्तृत और स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे ये संकेत जाता है कि राजनीति में जो हम जनता को मार्गदर्शित करने के लिए नेता बने हैं, हम नेतृत्व करने के लिए नेता बने हैं, वो जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। हमने एक दूसरों की आलोचना के लिए ज्यादा समय दिया। एक दूसरे की आलोचना के साथ यदि हम अपना विजन भी बताते, जैसे मान लो बीजेपी वाले ये कहे कि राहुल गांधी जी के बारे में ये है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम देश को ऐसा करना चाहते हैं। यदि राहुल गांधी जी ये कहे कि ये नरेंद्र मोदी जी की 4 योजनाएं गड़बड़ है, इसके कारण ये गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हम इन योजनाओं को इस रूप में देश के सामने प्रस्तुत करेंगे, जनता उसको समझती है। अब आप केवल मैं आपको गाली निकाल दूं, आप मेरे को गाली निकाल दें, इसमें समझ में क्या आएगा? मतदाता को क्या समझ में आएगा? मतदाता को सारी चीजें दिखती हैं। आजकल मतदाता पढ़ा लिखा हो गया है। एक समय ऐसा था जब एक नेता दक्षिण में भाषण देता था तो उत्तर में नहीं पता चलता था। आज यदि वो दक्षिण में भाषण देता है तो उसको ये मालूम चल जाता है कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हम टीवी चैनल्स के माध्यम से उन्हें सब चीजें दिखा। तो इसलिए आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। आप लोगों को ये नहीं बता सकते। जैसा सिरोही जी ने अभी एक बात बोली, मैं मानता हूं इनकी चीजों को, कई चीजों को मैंने भी महसूस किया है कि आकर के गांव बसा लिया, जिस मुद्दे को बसा लिया उसके बारे में आगे के डेवलपमेंट्स क्या हैं ये सबको न मालूम है। यदि भारत का प्रधानमंत्री अरुणाचल में चला जाए तो क्यों आपने राहुल गांधी जी की यात्रा को अरुणाचल से शुरू करने वाले थे, आपने मणिपुर से क्यों शुरू किया? आपसे कोई सवाल पूछ रहे तो क्या जवाब देंगे आप? कुल मिलाकर के ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, इसको नेगेटिविटी में मत ले जाना चाहिए। देश को जो लीडरशिप है, जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं, उन बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने जिस प्रकार का संदेश देना चाहिए उसका अभाव हो गया। जो लीडरशिप संदेश दे देगी, एक बात, जो लीडरशिप के संदेश को ठीक है, विजन की बात कर रहे हैं सुरेश जी। अब दोनों पार्टियों का क्या कुछ विजन है? लगता है जनता अभी तक समझ नहीं पाई है क्योंकि मुद्दों से भटका दिया गया है चुनाव को। एक एक कर जान लेते हैं। केदार जी, पहले कांग्रेस पार्टी का विजन बताइए। क्या आपको लगता है कि अभी तक अपना विजन बताने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब हुई है? अगर ऐसा है तो अपना विजन बताइए, पॉइंट्स में बताइए कि क्यों जनता आपके पक्ष में जाए। पहली बार हम अपना विजन कम समय में बड़े अच्छे तरीके से बताने में सफल हुए। उस दौर में सफल हुए हैं जिस दौर में मीडिया हमारे साथ नहीं है। ये कड़ा शब्द है, आप भी जानती इस चीज को। इस दौर में ये गलत आरोप आप नहीं लगाइए। मीडिया हर मुद्दे पर डिबेट करती है और आपको भी पूरा मौका दिया जा रहा है अपनी बात रखने का। जी, आपको मौका दिया जा रहा है बात रखने का, और बीजेपी प्रवक्ता से पहले मैंने आपको मौका दिया कि आप अपनी बात रखिए। तो आप ये आरोप मत लगाइए कि मीडिया आपका साथ नहीं दे रही है। मैं पूरे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। उस दौर में जहाँ सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हो और भारतीय जनता पार्टी अपने हित में ला रही हो, उस दौर में हमने अपने विजन को गांव तक पहुंचाया। किसानों को एमएसपी देने का, कानून बनाने का जो हम वादा कर रहे हैं वो हर एक किसान तक पहुंच चुका है। हम मनरेगा मजदूर की मजदूरी दुगनी करने की जो बात कर रहे हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे हैं, वो पूरी दूर पहुंच चुका है। हमने नॉन टिम्बर, ये बातें आप अभी कर रहे हैं केदार जी, लेकिन हमने जो देखा, जो पूरा प्रचार का दौर रहा, आपके नेता जनता तक पहुंचने में काफी पीछे रहे। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि मीडिया यहाँ पर आपका साथ नहीं दे रही है।
ठीक है, ये मैं फैक्ट्स बता रही हूँ। बड़े नेता मध्य प्रदेश में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के, बात रखिए अपनी। ऐसा होता है ना बहन, जिनके पास पैसा होता है ना, उनके घर तो वैसे भी 4 लट्टू जल जाते हैं, बल्ब पे समझती है ना, 4 जल जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता उनके घर पे अंधेरा ही रहता है, वो चाहे कितनी मेहनत कर ले। हमारी मेहनत हमारा मतदाता देख रहा है, हमारी मेहनत हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। हम लोग जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुके। हमारे पास वो पैसा नहीं है कि हम 5 करोड़ 8 करोड़ का डोम बनाए, हजारों लोगों को बस से ले आए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में हम फ्रंट पे अपनी फोटो छपवा दें, इसके स्पॉन्सर उसके स्पॉन्सर। वो चीजों में हाँ हम लोग पिछड़े हैं, उसमें मानने में कतई गुनाह नहीं है। परंतु जिस स्तर से हमें जमीन पर जाना चाहिए था, मतदाता को बताना चाहिए था, बेरोजगार युवाओं को बताना चाहिए था, महिलाओं को, किसानों को, व्यापारियों को जीएसटी के नुकसान बताना। ठीक है, केदार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इन सभी वर्गों को साथ लिया है, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रियंका जी जवाब दीजिएगा, बड़ा गंभीर आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी पर, पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पैसे 351 करोड़ रुपए कैश इनके सांसद के घर से मिलते हैं और उस पर ये चुप्पी साध लेते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। आधे नेता भ्रष्टाचार में जेल पे हैं और या बेल पे हैं इनके गठबंधन के, और ये भ्रष्टाचार के आरोप हम पर लगा रहे हैं। घोटालों से घिरी हुई सरकार इनकी रही, जिसके कारण जनता ने इनको नकार दिया। यहाँ तक कि यूपीए की जगह इनको INDA के गठबंधन बनाना पड़ गया। उसके बाद आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो पहले अपना घर झांकिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाइए। खैर अपार्ट ऑफ दिस, जनता इस चीज को समझ चुकी है। मैं बात करती हूँ, जैसा आपने कहा कि मुद्दों पर हमारे जो मुद्दा है वो साफ है, मजबूत होती सीमा सुरक्षा, मजबूत होती आंतरिक सुरक्षा, मजबूत होता है भारत, आत्मनिर्भर भारत, अतुलनीय भारत। अगर हम बात करें सांस्कृतिक अभ्युदय की बात करें हम, या अगर हम बात करते हैं मजबूत होती हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे मूलभूत सुरक्षा, जिसकी तो बार बार कहते हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए। चाहे सड़कों के तौर पे मध्य प्रदेश को देख लीजिए, अब 2003 से पहले बीमारू राज्य के तौर पर, और आज देख लीजिए सुचारू मध्य प्रदेश के तौर पर। पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। मैं फिर कहूंगी, यहाँ पर मैं झूठ या जुमलेबाजी करना पसंद नहीं करती, ना मेरे नेता करते हैं। हम साफ कहते हैं कि 100% नहीं हुआ है, लेकिन 85% तक सुधार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ जगह पे सुधार की जरूरत है और वो निश्चित तौर पे आगे पूरी होंगी। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े सेंट्रल स्टाफ जो हमारे लिए जरूरी थे, जिसको लेकर इन्होंने, अगर हमारा नई संसद बनी, इन्होंने उसका भी विरोध कर दिया। और आज उसमें बड़े अच्छे से एयर कंडीशन में जाकर के ये लोग बैठते हैं, फेल करके बैठते हैं। जब बंद हुई थी इन्होंने उसका भी विरोध किया। तो आज हमने जो किया है उसका श्रेय हम लेते हैं, और जो करेंगे उसका हम आश्वासन देते हैं। आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सैकड़ों लोग लाखों लोग लाभान्वित हुए। ठीक है, ये हमारा अचीवमेंट्स है। ठीक है प्रियंका जी, अपनी उपलब्धियों पर बात की। प्रियंका जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है। एक फाइनल स्टेटमेंट ले लेते हैं। सुरेश जी आप बताइए, पहले तो मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा मीडिया पर आरोप लगाती रहती है कि मीडिया साथ देती है भारतीय जनता पार्टी का, इस पर भी आपकी तरफ से एक जवाब लेना चाहूंगी और एक फाइनल स्टेटमेंट दे दीजिए कि जो पहले चरण का मतदान हो रहा है उसमें जनता का पक्ष किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, हवा का रुख किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया जन सरोकार की बातें करता है, देश के हित की बातें करता है, राजनीतिक हित की बातें नहीं करता। जो देश के लिए बेहतर होता है वो काम करते हैं। राजनेताओं का काम आरोप लगाना है, हमको कभी इस चीज की परवाह नहीं करना चाहिए, ना हम लोग करते हैं। मैं खुद देश की बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी जनरल हूँ, मुझे ये सब मालूम है। मैं देश भर में जाता हूँ और मैंने ये सारी चीजों को देखा, लोग मुझे भी बताते हैं। राजनेता जब असफलता की तरफ जाता है तब वो मीडिया पर लांछन लगाता है, चाहे किसी भी दल का हो। हमने भाजपा के आरोप भी सुने हैं, हमने कांग्रेस के आरोप भी सुने हैं, हमने क्षेत्रीय दलों के आरोप भी सुने हैं। तो आपको इन आरोपों की तरफ मत देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आदमी असफल होता है तो दूसरों पर टिप्पणी करता है, आत्मविश्लेषण नहीं करता। एक तो ये सामान्य बात हो गई, इस पर मैं बहुत ज्यादा विवाद में जाना नहीं चाहता। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में नैरेटिव क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। नाराज कोई भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी जी को खड़ा करने में क्या दिक्कत थी? इंडी गठबंधन को राहुल गांधी की योग्यता नहीं थी क्या? बड़ा दल नहीं है क्या? आजादी में ये दल शामिल नहीं था क्या? क्यों नहीं शामिल हुआ? एक बात, इसका संदेश सबको सामने नैरेटिव का विषय है। दूसरा नैरेटिव का विषय ये है कि इस समय दो गठबंधन है देश में बड़े, एक इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए है। यहाँ दो बड़े दल हैं, एक की नेतृत्व कांग्रेस कर रहा है, एक का नेतृत्व भाजपा कर रहा है।
एक संदेश जाता है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को सीटें आवंटित कर रहा है गठबंधन के माध्यम से। एक संदेश ये जाता है कि कांग्रेस सहयोगी दल और क्षेत्रीय दलों से सीटें मांग रहा है, बांट नहीं रहा। ये नैरेटिव है देश के, ये नाराजगी के विषय नहीं है, ये आत्मविश्लेषण के विषय है। ठीक है, केदार जी देश का कुछ सबसे कहना चाह बड़ा रहे हैं। सुरेश जी, ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। केदार जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद हम। देखिए, मेरा ये कहना है बहन कि ये संविधान है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता सांसद चुनती है और जो सांसद चुनते हैं वो प्रधानमंत्री चुनेंगे। गठबंधन के अपने नियम होते हैं, ऐसे आप और हम बैठ के नहीं बना सकते। सभी दलों का मान सम्मान रखना पड़ता है, सबकी अपनी नीति होती है, सबकी अपनी पॉलिसी होती है, उसके हिसाब से हम ले रहे हैं। जब हमारा बहुमत आ जाएगा तो हमारे सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे ना। इस तरीके ये एक राजशाही तंत्र थोड़ी हमारे यहाँ अभी से घोषित कर दिया कि ये राजा है वो राजा है। ये तरीके जो हैं वो ठीक है, भारतीय राजशाही तंत्र तो बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का महापर्व आज हम मना रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया जारी है और लगभग सभी सीटों पर बढ़ चढ़कर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए 4 जून को आने वाले नतीजे बता देंगे कि आपके वादे जनता तक कितना पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। दंगल 2024 में अपडेट्स मतदान से जुड़े, वोटिंग से जुड़े लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।